फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और उसमें चैप्टर पोर्शन पढ़ रहे हैं 5.9.1 यानी फ्रिक्शन। कहता है लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at rest on a horizontal table. The force of gravity is cancelled by the normal reaction force and on the table. एक टेबल के ऊपर एक बॉडी रेस्ट पर है और इसके जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ग्रेविटी तो इस पर काम करेगी ही करेगी। mg के कारण बॉडी टेबल को नीचे दबाएगी, टेबल अपने दबाए जाने को अपोज करेगी, तो यहाँ से टेबल से नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। इसको डायग्राम में यहाँ दिखा देते हैं या कई बार कन्वीनियंस के लिए एकदम यहाँ दिखा देते हैं। लगा तो ये टेबल रही है तो टेबल पे इस फोर्स को कायदे से दिखाना चाहिए, पर कुछ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज आपने से mg के अगेंस्ट मार्क किया है। The force of gravity mg is cancelled by the normal reaction force and at the table. Now suppose a force F is applied horizontally to the body. इस बॉडी पर इसको हम इधर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी को हम धक्का मार रहे हैं। एक बक्सा मान लीजिए जमीन पे रखा है और उस बक्से को आप जमीन पे पुश कर रहे हैं। तो suppose a force F is applied horizontally to the body, we know that experience that a small applied force may not be enough to move the body. अगर हमने थोड़ा सा ही फोर्स लगाया है तो बॉडी नहीं चलेगी। We know from experience that a small applied force may not be enough to move the body, but if the applied force F were the only external force on the body, it must move with acceleration. हमारा कहना है देखो यार वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg और मोशन दिख भी नहीं रहा वर्टिकल डायरेक्शन में तो मुझे, तो वहां तो इक्विलिब्रियम है। जहां मोशन नहीं हो रहा है वहां डेफिनेटली इक्विलिब्रियम है। अब हमारा सवाल है कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें तो एक ही फोर्स दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें एक ही फोर्स दिख रहा है F जो हमने लगाया है, और फिर भी मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब साफ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और भी कोई फोर्स है जिस पे हमारा ध्यान जा नहीं रहा है और इसलिए हमने उसे अभी तक अपने डायग्राम में बनाया नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होता, सिर्फ अगर यही एक फोर्स होता तो इसके एक्सेलरेटेड मोशन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया और हमारी जानकारी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स है भी नहीं, तो फिर मोशन क्यों नहीं हो रहा? पढ़ते हैं हम इसे आगे। कहता वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी। कहता बट इफ द अप्लाइड फोर्स F वर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, मतलब ऑफ कोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस समय हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस पे ध्यान मत लगाइए आप। वर्टिकल फोर्सेस को मैं अपने डायग्राम में से मिटा भी देता हूं ताकि मेरा फोकस ना बिगड़े। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहा हूं और मैंने फिलहाल FBD में इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में केवल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F बनाया हुआ है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स F होता इस बॉडी पे केवल तो बॉडी चलती जरूर। कहता बट इफ द अप्लाइड फोर्स F फॉर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इट मस्ट मूव विद एक्सेलरेशन F by m। हाँ, F का फॉर्मूला m है तो एक्सेलरेशन F by m, पर ऐसा हो तो नहीं रहा है। कहता हाउएवर स्मॉल, एक्सेलरेशन कितना भी कम होता पर होता जरूर। फोर्स अगर कम है तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी कम होता पर होता जरूर, और यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। Clearly the body remains at rest because some other force comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force F, resulting in zero net force on the body. This force Fs parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force or simply friction. Fs इसने डायग्राम में दिखाया, बस ये आप हेडिंग दे दीजिए फ्रिक्शनल फोर्स, आप हेडिंग दे दीजिए फ्रिक्शन। इसका नाम क्या रखा है? हाँ ठीक है, आप हेडिंग दे दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टफ एज वेल। Fs का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब आप डायग्राम दोबारा बनाइए और बोल दीजिए कि कैपिटल F is applied on the body in horizontal direction. Capital F is applied on the body in horizontal direction, but the block does not move.
F हमने लगाया है पर ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा है, इट मींस दैट, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, force of static friction Fs comes into play. Force of static friction Fs comes into play. This is also a horizontal force here. यहाँ पे ये Fs भी एक horizontal force है. Here this Fs is also a horizontal force and must be equal and opposite to applied force F. Here Fs is a horizontal force and must be equal and opposite to the applied force F. Applied force को जरा हम highlight करेंगे. Applied force को caps में लिखिए, underline भी करिए. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप पिक्चर में आ गया है जरूर, हमारा तो इस पर ध्यान गया नहीं, कैसे पैदा हुआ फ्रिक्शन मुझे पता नहीं, पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वैसे ही तुरंत एफएस भी पैदा हो गया होगा, और इसीलिए नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जीरो है. लिख दीजिए एफएस ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ, एफएस ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ ब्रैकेट में अप टू अ लिमिट. Fs हमेशा अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेता है एक लिमिट तक. Fs always adjusts itself up to a limit such that net horizontal force on the body is zero. Net horizontal force on the body is zero. बस Fs को मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखवा दिया, ज्यादा अच्छा होता. ये Fs हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये बात केवल तभी सही है जब F भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स F को कैंसिल करना है तो Fs भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. इसने एक लाइन लिखी है, कहता है क्लियरली द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स कम्स इनटू प्ले इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड ऑपोजेट्स द अप्लाइड फोर्स F. अप्लाइड फोर्स वर्ड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. द रिजल्टिंग इन जीरो नेट फोर्स ऑन द बॉडी. आगे कह रहा है दिस फोर्स Fs पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कांटेक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन. तो मैं पहले तो ये डैश करके ऐसे एक पॉइंट लिख दीजिए कि Fs ऑलवेज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट. जो Fs है जिसका के नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट ऑलवेज अप्लाइज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. ये लाइन दोबारा भी कहीं आएगी तब शायद हम इस पे और ज्यादा स्टार दे देंगे, अभी भी आप इस पे 3 स्टार चलिए दे ही दीजिए. यहाँ जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो Fs भी हॉरिजॉन्टल होगा. अगर ये सरफेसेस इन कांटेक्ट वर्टिकल होती, जो हम आगे के किसी केस में देखेंगे, तो Fs भी अपने आप वर्टिकल पैदा हो जाता. ये पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट है, हमेशा हॉरिजॉन्टल कहना सेफ नहीं है, बट पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इसे हमेशा ही कहा जा सकता है. कहता है दिस फोर्स Fs पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कांटेक्ट विद द टेबल as frictional force or simply friction. The subscript stands for, जो नीचे S लिखा है छोटा सा, इसे subscript कहते हैं. The subscript S stands for static friction to distinguish it from kinetic friction Fk that we consider later. तो अभी हम Fk के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेंगे. कहते हैं note that static friction does not exist by itself. Static friction का ये जो force है ये पहले से नहीं था. जैसे ही आपने ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए अप्लाइड फोर्स लगाया वैसे ही इट कम्स इनटू प्ले. एक लाइन लिख दीजिए, अगली लाइन फिर 3 स्टार दे दीजिए. Fs comes into play, Fs comes into play as soon as there is an applied force. There is an applied force. Applied force को हमेशा कैप्स में लिखिए. There is an applied force to create motion. Fs पहले से नहीं था, it does not exist by itself. जैसे ही आप एक फोर्स F लगाते हैं बॉडी में मोशन क्रिएट करने के लिए, वैसे ही Fs पैदा हो जाता है. It comes into play as soon as an applied force F is there on the body. कह रहा है when there is no applied force, there is no static friction. जब आपने F नहीं लगाया था तो इधर भी फोर्स नहीं था. अगर आप ये न लगाते और ये पहले से होता तो फिर तो बॉडी यहाँ चल देती, फिर तो बॉडी के FBD में बस एक ही फोर्स होता और वो बॉडी को यहाँ चला देता. इसका मतलब ये पहले से नहीं था. अच्छा लिखा है इसने. कहता है when there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment
देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। ये बात हम लिख ही चुके हैं। जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं वैसे ही एफएस पैदा हो जाता है। अगर पहले से होता और अप्लाइड फोर्स आप नहीं भी लगाते और ये फोर्स होता, तो फिर तो अगर नेट फोर्स यहाँ है तो मोशन यहाँ होने से कौन रोक सकता है? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में मोशन होने से कोई रोक नहीं सकता। कहता है एज द अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ इंक्रीजेस एफएस आल्सो इंक्रीजेस। यार देखो, मैं कहता हूँ कि भारी सा बक्सा अगर जमीन पर रखा है और तुम्हें अंदाजा नहीं था कि मामला क्या है, तुमने इसे हल्का सा हाथ लगाया, तुम्हें लगा काम हो जाएगा, पर मोशन नहीं हुआ, तो तुम अपना पूरा जोर लगाते हो ऐसा पोजीशन लेके और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हो। मान लीजिए पहले आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था, बच्चा समझा था इसे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये मोशन में नहीं आया, तो इसका मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है, फिर आपने पूरा जी का जोर लगाया, 50 न्यूटन कर दिया और फिर भी मोशन नहीं पैदा हुआ, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ के 50 न्यूटन हो गया। आपने उसे बढ़ा के 100 न्यूटन, बहुत भारी बक्सा है, जमीन पर रखा है, आपने अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन कर दिया मान लीजिए, और फिर भी मोशन अगर बिगिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ के 100 न्यूटन हो गई। उसमें एक बात और है कि अगर आपसे यहाँ से धक्का नहीं लग रहा था, तो आपने मंतर मंतर फूके और आपने यहाँ से इधर धक्का लगाना शुरू कर दिया, आपको लगा इधर से मोशन नहीं हो रहा, तो चलो इधर से सरका के देखते हैं, और अभी भी मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन वहां से रहा है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग है। एक तो सेल्फ एक्टिंग, अपने आप ही पैदा हुआ, अपने आप ही पैदा हुआ है, समझाने के लिए ऐसा हम कह देते हैं। एक तो ये सेल्फ एक्टिंग है और सेल्फ एडजस्टिंग है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैंने सेल्फ एक्टिंग तो ये है कि अपने आप पैदा हुआ है, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया अभी मुझे इसका पूरा अपने आप पैदा हुआ है, ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस फोर्स का ओरिजिन नहीं पता ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि मैग्नेटिक है कि ग्रेविटेशनल है, इसलिए मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम अप्लाइड फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर तुम डायरेक्शन चेंज करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी वहां से आ जाएगा। अभी तो इतनी ही लाइन लिख दीजिए इस बारे में, फिर से आप अब 4 स्टार लगा दीजिए, या ठीक है लगा दीजिए 4 स्टार, और लिख दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एक्टिंग, static friction force is self-acting and self-adjusting both in magnitude and direction, is self-acting and self-adjusting both in magnitude and direction. अगली लाइन में फिर से लिख दीजिए, as the applied force capital F increases, as the applied force capital F increases, comma, Fs also increases. Fs also increases, remaining equal and opposite. ब्रैकेट में remaining equal and opposite to the applied force. Applied force को फिर से बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए. Fs remains equal and opposite to applied force. बल्कि applied force को अंडरलाइन भी कर दीजिए, नहीं equal and opposite को अंडरलाइन कर दीजिए, equal and opposite to applied force ब्रैकेट में up to a certain limit, keeping the body at rest. ये जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, उसे मोशन में लाने की चेष्टा करोगे, तो there will be a force which will try to maintain the equilibrium of the body. आपने यहाँ से 10 न्यूटन लगाया, उधर से कहीं से 10 न्यूटन आ गया, कहाँ से मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने उसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन रख दिया फिलहाल। स्टैटिक इसलिए क्योंकि भी मोशन बिगिन नहीं हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। मोशन कहीं हो और फ्रिक्शन की बात की जाए तो समझ में आता है, हमने बचपन से आइडिया लिया है कि शायद फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, यहाँ तो अभी मोशन हो भी नहीं रहा है, फिर भी फ्रिक्शन है, इसलिए इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जवाब बस यही है कि इट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर क्वेश्चन आपको कह देता है कि मोशन बिगिन नहीं हो रहा है और कह देता है कि अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन है और वो अप्लाइड फोर्स के एकदम अगेंस्ट है। ये बात एज इट इज न्यूमेरिकल्स में भी यूज की जाती है। तो चलिए हम 5 स्टार लेके इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं।
इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं कि until the motion begins, force of static friction is always equal and opposite to the applied force. Force of friction is always equal and opposite to the applied force. और ब्रैकेट में लिख सकते हैं which is trying to create motion. Force of friction is always equal and opposite to applied force which is trying to create motion. Force of friction is always, ये लाइन बड़ी काम की है भाई, इसको आप 3-4 बार अपने कॉपी में अभी के अभी नोट डाउन कर लो कि until motion begins, जितनी बार इस स्टेटमेंट को आप अपने आप से बोल सकते हैं बोलिए कि अगर मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन, उसी को हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, इसलिए मैंने इस पे 5 स्टार दिए। बाकी सारे पॉइंट सेकेंडरी थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट है और तभी आप पैदा सेल्फ एक्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। असली मुद्दे की बात केवल यही है, वो सारे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। मेन स्टेटमेंट अगर ये आपका हिलेगा नहीं तो न्यूमेरिकल आपसे सट से बन जाएगा कि अगर वो कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट वर्ड उसने यूज कर लिया, ऐसा लिख दीजिए की वर्ड इन न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बड़ा बड़ा फिर लिख दीजिए, जितना बड़ा लिख सकते हैं, पूरा पन्ना भर दीजिए रेस्ट, REST, पूरा बड़ा बड़ा इतना बड़ा भर दीजिए, पन्ना पूरा भर दीजिए रेस्ट से, दिमाग में उतना बड़ा इंप्रेशन बन जाएगा इसका। अगर किसी क्वेश्चन में चलते चलते भी, तेजी से चलते चलते भी आपको रेस्ट वर्ड मिल गया तो आप वहाँ पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि अब आपके सामने केवल इतना सा रह गया है कि आप देखेंगे कि कितना फोर्स है जो मोशन क्रिएट करने के लिए लगाया जा रहा है। बस स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर सवाल में कहीं भी वर्ड रेस्ट है, ये आसान सवाल नहीं है, ये आसान डिस्कशन नहीं है, बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो नीट, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आ चुका है और आज भी कम से कम 60-70% गाइड्स में उसका आंसर गलत दिया है। और अगर रेस्ट पे आपका वर्ड ध्यान चला जाएगा तो आपसे वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर रेस्ट वर्ड है तो कोई और तरीका है ही नहीं सवाल को सॉल्व करने का, फिर सिर्फ एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का और वो है कि भाई अगर रेस्ट पे है, ऐसा लिख दीजिए साफ साफ, फिर से लिखिए, क्वेश्चंस should be applied from the questions should be solved from the considerations of equilibrium, if the body is at rest. बॉडी रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाइए, if the body is at rest. Rest is the key word. अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, तब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगाइए, यानी समेशन ऑफ F को 0 कर दीजिए। वह फोर्स जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, बस फ्रिक्शन भी उतना ही पैदा हो गया है अपने आप, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स है। इस स्टेटमेंट को आप बिना थके, बिना बोर हुए 1000 बार भी बोलते हैं तो वो कम है। रेस्ट इज द की वर्ड, लपक लीजिए रेस्ट पे, कुछ और सोचिए ही मत। अगर उसने रेस्ट वर्ड यूज कर लिया है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, बात खत्म, मजा आ जाएगा। एक लाइन डैश करके और लिख दीजिए, मैं तो चलिए 2 ही स्टार दे रहा हूं। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन मतलब बस होने वाला था जो हो जाता। इसने लिखा है टर्म इंपेंडिंग मोशन मींस, इंपेंडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, इंपेंडिंग मोशन मींस motion that would have taken place but does not actually take place under the applied force if friction were absent. मैं तो ये कहता हूँ इंपेंडिंग मोशन को ये मान लो कि बस अब मोशन होने ही वाला था, पर ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे से आ गया, इसको हटा दो तो मोशन अभी हो जाएगा। इंपेंडिंग मोशन यानी बस पेंडिंग था, ये होने ही वाला था, पर ये हुआ नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट इंपेंडिंग मोशन, इसको आप ऑपोजिट वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए।
इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग में बचपन से भी ये भरा हुआ है और अभी भी शायद यही समझ में आया है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, परंतु ज्यादातर एप्लीकेशन जो हम अपने 11th के सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट ज्यादा करता है, अपोज जो सिचुएशंस आप पढ़ेंगे उसमें ज्यादा सिचुएशन में फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट करता है। तो इसलिए कभी कभी ये अपोज करता है, एक्चुअली ज्यादातर ये मोशन को क्रिएट करता है। तो अपोज कर रहा है कि क्रिएट कर रहा है, ये आप सोच पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग है पहले से कि फ्रिक्शन जो है वो दुश्मन, फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट करता है। हमने एक एग्जांपल पहले पढ़ा था कि एक बॉक्स ट्रेन में रखा है और ट्रेन आगे जा रही है और बॉक्स भी आगे जा रहा है, तो एक ही फोर्स हो सकता है जो बॉक्स को आगे ले जा रहा है, और वो है बॉक्स का फ्रिक्शन। तो मतलब फ्रिक्शन बॉक्स का मोशन क्रिएट कर रहा है ना भाई। कभी कभी ये सिचुएशन आपके सामने आएगी जब आपको लगेगा कि फ्रिक्शन तो पीछे काम करता है। अगर इसने डायरेक्शन पूछ ली तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। अगर न्यूमेरिकल पूछा कि वैल्यू बताओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड है, ये दिक्कत देगा आपको। और इसे आसानी से आप हमेशा ये मत बोल देना कि फ्रिक्शन तो हमेशा बैकवर्ड होता है। आप देखेंगे डिटेल में कि फ्रिक्शन ज्यादातर मोशन क्रिएट करता है। जितने भी मोशन अर्थ पे होते हैं ना, वो सब फ्रिक्शन के कारण होते हैं, सब फ्रिक्शन के कारण होते हैं। तो फ्रिक्शन तो मोशन को क्रिएट कर रहा है ना। पढ़ेंगे इसको अभी जरा आराम से। कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन। द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मींस that would have taken place but does not actually take place under the applied force if friction were absent। अगर फ्रिक्शन ना होता तो मोशन होता, पर फ्रिक्शन है तो मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए मोशन हुआ तो नहीं, ये इम्पेंडिंग मोशन है। और क्योंकि मोशन नहीं हुआ इसलिए स्टैटिक्स की कंडीशन चल रही है। जहां मोशन होता है उसको बोलते हैं डायनामिक्स, और जहां मोशन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। कहता आगे, कहता वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द बॉडी बिगिंस टू मूव। हमें तो पता है एक समय आता है कि जब हम धक्का लगाते रहते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाती है। सवालों से हम लड़ते रहते हैं तो सवाल बन जाता है। एक लिमिट के बियॉन्ड तो हर कोई टूट जाएगा, एक लिमिट के बियॉन्ड तो हर कोई टूट जाएगा। आप मत हारिए, बस इस पे अपना फोर्स बढ़ाते जाइए, एफर्ट बढ़ाते जाइए। एक समय आएगा जब ये बॉक्स मोशन में आ जाएगा। कहता we know from experience that as the applied force exceeds a certain limit the body begins to move। it is found experimentally that the limiting value of static friction, आप हेडिंग दे दीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, बस इतना दे दीजिए, या पूरा हेडिंग दे दीजिए जैसे, चलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से मतलब है कि वही लिख दीजिए, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बस। और ये बोल दीजिए अगली लाइन में, फिर लिख दीजिए 4 स्टार देके, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्सिमम। लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएल से भी लिख सकते हैं, और एफएस मैक्सिमम कह रहा है, ये बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्सिमम। अप्लाइड फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, देन द रिलेटिव मोशन डज नॉट बिगिन। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, ये मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उससे कम है तो रिलेटिव मोशन बिगिन नहीं होगा। और अगली लाइन में फिर से लिख दीजिए 4 स्टार देके, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, when applied force is equal to limiting friction, the motion is just about to begin, the motion is just about to begin। it is a boundary case, जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तब ये कह सकते हैं कि बस मोशन बिगिन होने ही वाला है। और हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मोशन हैज बिगन, स्टार्ट हो गया है मोशन। ये बाउंड्री केस है, चाहो तो ये कह दो कि मोशन बिगिन होने ही वाला है, और चाहो तो ये कह दो कि बस मोशन बहुत हल्का हल्का भी बिगिन हो चुका है। देखेंगे कि कब क्या कहना है। पर बाउंड्री केसेस को हम ज्यादा परेशान नहीं होते कि यार कोई एक आंसर दो, दोनों कह सकते हैं, आपको जो मर्जी आए, आपको जो अच्छा लग रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बस ये तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बराबर होगा तो मोशन हुआ तो नहीं है पर होने ही वाला है, तो भी चलेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम कभी कहते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बराबर है
और आपको सवाल में जरूरत पड़ती है कि आप ये कहना चाहते हो कि मोशन बिगिन हो चुका है, तो वो भी हम मान लेते हैं कि सही है, तो उसकी से कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मानना हो मान लीजिए, बस बाउंड्री केस है ये। और अगली लाइन में लिख दीजिए, थर्ड पॉइंट लिख दीजिए, फिर से 4 स्टार दे दीजिए, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, if applied force is greater than limiting friction, then accelerated motion begins. अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है और जो ऑपोजिंग फोर्स आ सकता है उसकी तो एक फिर वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसकी एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, फिर वो लिमिटिंग आ जाती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। उसके बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे भी तो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा लिख दीजिए डैश करके, उस पर 5 स्टार दे दीजिए, साफ साफ लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट, वी शुड ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। We should always differentiate between static friction and limiting friction. लिख दीजिए, if limiting friction is say 100 न्यूटन, अगर limiting friction मान लीजिए 100 न्यूटन है, then static friction can have any value, then static friction can have any value between 0 to 100 Newton. Static friction can have any value between 0 to 100 Newton depending upon the applied force, depending upon the value of the applied force, depending upon the value of the applied force. अगर limiting friction 100 Newton है, if limiting friction is 100 Newton, then static friction can have any value between 0 to 100 Newton depending upon the value of the applied force. भाई आपने 50 न्यूटन लगाया है अगर मोशन क्रिएट करने के लिए, तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन पैदा हो जाएगा। अब वो 100 न्यूटन से थोड़ी ना डिटरमिन होगा, 100 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, बोल दीजिए। इसके बाद कि if applied friction, if applied force is greater than 100 Newton, if applied force is greater than 100 Newton and is still increasing, अगर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, and is still increasing, then the limiting friction becomes constant at 100 Newton. Limiting friction remains constant at 100 Newton. लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में आप शुरू में कुछ गड़बड़ी करते रहेंगे, आप ध्यान दीजिए केवल अभी तो इतना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 99 न्यूटन, 100 न्यूटन कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है और वो फिर कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा साफ साफ लिख दीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज ओनली वन यूनिक वैल्यू फॉर अ गिवन केस, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। एक गिवन प्रॉब्लम के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक यूनिक वैल्यू है, इट कैन नाइदर बी लेस नॉर मोर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव मेनी वैल्यूज। स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसने एक एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया तो नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूँ, समझाने के लिए बना लेता हूँ। मान लीजिए अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन है, तो आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा और एक लिमिट आएगी जब ये कांस्टेंट हो जाए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसे कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा रिटेंटिविटी रहेगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं दिया है, इसका मतलब इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए, ये पढ़ने लायक नहीं है, किसी भी एग्जाम में ये नहीं आ सकता, पर समझने में हमें हेल्प मिल रही है कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इतना है तो फ्रिक्शन इतना है, जब अप्लाइड फोर्स इतना है तो फ्रिक्शन इतना है, जब अप्लाइड फोर्स इतना है तो फ्रिक्शन इतना है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, पर मोशन बिगिन नहीं हो रहा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर एक लिमिट के बाद आप अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ा भी देंगे, इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया, तो भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही। स्टैटिक फ्रिक्शन की इस पूरी रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है,
फिर यहाँ पे रिलेटिव मोशन बिगिन हो जाता है, क्योंकि मोशन बिगिन हो जाता है इसलिए इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। जब तक मोशन बिगिन नहीं हो रहा तब तक फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब मोशन बिगिन हो जाता है तो फ्रिक्शन का नाम काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अब ये सब तो थियोरी की बातें हो गई, इसलिए भी ज्यादा काम की नहीं है। अब सबसे सुंदर बात आ रही है इस डिस्कशन की, हेडिंग दे दीजिए फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फॉर्मूले से ज्यादा हमें कुछ पसंद है, काम सिर्फ फॉर्मूला आता है, थियोरी काम नहीं आती। फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो ये कह रहा है कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो पहली बात तो यही लिख दीजिए, हमें सोचना नहीं है, इसने सब खुद कह दिया, एक्सपेरिमेंटली पता है ऐसा लगता है। यानी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये कैसी बात कर रहा है, अजीब सी बात कर रहा है। अगर ये ख्याल आए भी तो उसे दबाना है, उससे कोई फायदा होगा नहीं और वो आपसे कभी पूछेगा नहीं। आप तो फिर से बिल्कुल 4 स्टार देके लिख दीजिए कि FL इज इंडिपेंडेंट, FL इज प्रोपोर्शनल टू A to the power 0। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात है और इस पे न्यूमेरिकल बनते भी हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं। इसको हमें जस्टिफाई करने की चेष्टा भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कोई कोशिश एनसीईआरटी ने भी नहीं की है। और थ्योरी से तो हम जितना दूर रहे उतना अच्छा है, इनक्विजिटिवनेस से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मान लीजिए, फॉर ग्रांटेड ले लीजिए जल्दी से कि हाँ ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता होगा। एंड वेयर इज द नॉर्मल फोर्स, ये अगली लाइन में लिख दीजिए कि ऐसा हम पाते हैं कि जो FL है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वो जो नॉर्मल रिएक्शन था ना, FL उसके प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन mg के प्रोपोर्शनल होगा, जो केस हम पढ़ रहे थे। अगर यहाँ मैं हल्का मास रखूंगा तो n कम आएगा, और भारी मास रखूंगा तो n ज्यादा आएगा। तो भारी मास रखता हूँ ना, तो ये जो बॉडी है ये अर्थ को ज्यादा फोर्स से प्रेस करती है। आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग्स के कारण होता है। यहाँ पर थोड़े थोड़े ग्रूव्स हैं, ये ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, भारी होते हैं। तो भारी एक्चुअली mg ज्यादा होगा तो n ज्यादा होगा, पर उसने mg की बात नहीं की, उसने n की बात की कि n अगर ज्यादा होगा तो हम ये पाते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। हाँ, हमें तो पता है कि भारी ऑब्जेक्ट को मूव करने में ज्यादा ताकत लगानी ही पड़ती है, तो भारी ऑब्जेक्ट के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, और जितना mg होता है उतना n होता है। पर mg के बजाय n बात करने से ये हमेशा डिस्कशन किया जा सकता है। n थोड़ा जनरल टाइप का डिस्कशन हो जाता है, हमेशा ऐसे ब्लॉक को ऐसे ही नहीं रखते। कभी कभी ब्लॉक को यहाँ रखने के बजाय ऐसा भी रखते हैं, तो अब mg तो नीचे काम कर रहा है, अब mg फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहा। ये ब्लॉक पे बोर्ड पे अगर कोई बॉडी यहाँ मैंने पकड़ के रखी है तो ये नीचे जाना चाह रही है, अगर ऐसे रख दूं तो हाँ ये mg नीचे रिएक्शन जनरेट कर रहा है। केसेस और भी होते हैं, इसलिए mg का नाम किसी कारण से उसने अवॉइड कर दिया है। आप n की ही आदत डालें तो अच्छा रहेगा। वो कह रहा है साहब लिमिटिंग फ्रिक्शन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, यानी आपको अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएगा तो कोई कांस्टेंट लगाएगा। तो FL का फॉर्मूला है म्यू n, इसको म्यू पढ़ते हैं MEW, वो जो माइक्रो वाला सिंबल था। FL का फॉर्मूला है म्यू इनटू n। वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन एंड अप्रोक्सीमेटली एज। अच्छा, ये जो म्यू है इसका नाम है म्यू s, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। ये जो फॉर्मूला है इसके हमें 5 स्टार देंगे। यही फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू s इंटू n। n का नाम फिलहाल नॉर्मल रिएक्शन है, n के बारे में आपसे डिटेल में अलग से चर्चा करनी होगी कि यहाँ n का क्या मतलब है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ध्यान दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है। और प्रॉब्लम यही आती है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला 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 इज गॉड। यहाँ ये धोखा दे देता है फॉर्मूला। आप किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये सिखाया गया है मेरे द्वारा कि आप फॉर्मूले पे भागना, यहाँ ये धोखा हो जाता है। ये फॉर्मूला वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग पे भी 5 स्टार दीजिए कि दिस फॉर्मूला इज ओनली ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ये फॉर्मूला सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, एंड दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वार्निंग लिख दीजिए। फॉर्मूला की आदत आपको पड़ जाती है क्योंकि हमने इसकी आदत डाली है, और यहाँ इकलौती एक जगह है जहाँ ये आपको धोखा दे जाता है। अगर स्टैटिक रेस्ट का भी केस हो, लिख दीजिए स्पेशली when the question says that the body is at rest, especially when the question says that the body is at rest, do not apply this formula. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए। इस बात पे भी 5 स्टार दोबारा दे दीजिए। अगर क्वेश्चन ने रेस्ट की हो, इसीलिए मैंने रेस्ट को पहले बहुत हाईलाइट करवा दिया था, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि बॉडी रेस्ट पे है तो कृपया ये फॉर्मूला इस्तेमाल मत कीजिए। उस समय एक ही तरीका बचता है फ्रिक्शन के फोर्स को कैलकुलेट करने का, कि इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लिख दीजिए, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, उस अप्लाइड फोर्स के बराबर जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है। समझे आप? बड़ा प्यारा डिस्कशन हो गया। यही दिक्कत हो जाती है, अगर आप फॉर्मूले पे भागने की टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं तो ज्यादातर तो फायदा होता है, एक जगह नुकसान हो जाता है, और शायद से वो इकलौती ऐसी जगह है जहां आप फॉर्मूले की वजह से गलती कर देते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए, तो ही फॉर्मूला है μs × n। अगर रेस्ट वाला केस है या स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी समरी ये है, Fl is equal to μs × n and Fs is equal to applied force। ये हो गया, ये अब तक के सारे डिस्कशंस की समरी हो गई। ले लीजिए साहब, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो उसका तरीका है अप्लाइड फोर्सेस। इस समरी पे फिर से 5 स्टार लगा दीजिए आप। इस पे अभी ध्यान दे लिया तो आप कभी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो जब कभी भी आप ये गलती करते रहेंगे, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, और अच्छे अच्छे टॉपर्स भी ये गलती कर देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए भी वो इसी फॉर्मूले पे जाते हैं, इसीलिए तो जेई के स्टूडेंट्स ने भी वो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो गलत किया, और किताबों में आज भी मेजॉरिटी किताबों में वो गलत सॉल्व, मैक्सिमम शायद 90% जगह वो गलत सॉल्व, 90% जगह वो गलत सॉल्व है। सवाल मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। बॉडी अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तब सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन से फ्रिक्शन का फॉर्मूला की वैल्यू निकालिएगा। चलिए, तो Fs मैक्सिमम की वैल्यू है μs × n, वेयर μs इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, तो लिख दीजिए फैक्टर्स ऑन विच μs डिपेंड्स। जो स्टैटिक फ्रिक्शन को μs का नाम पहले तो हमें लिखना चाहिए, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। μs का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फैक्टर्स तो वो यही दे रहा है बेसिकली, आप लिख दीजिए इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। मैं नेचर के साथ रफनेस भी लिखवाना चाहूंगा, नेचर एंड रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। शायद नेचर में उसका यही मतलब है, या आप नेचर के ब्रैकेट में लिख दीजिए रफनेस एंड हार्डनेस। जो μs है, जिसका कि नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, और नेचर से मतलब है रफनेस एंड हार्डनेस। अलग से आप लिख दीजिए, या एक पॉइंट ये भी लिख दीजिए कि μs इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। μs एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एंड ऑल्सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ना तो म्यू एरिया पे डिपेंड करता है, और ना फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ n पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अपन को ये समझ में आता है कि अगर सरफेसेस रफ ज्यादा हैं, अगर सरफेसेस रफ ज्यादा हैं तो फिर ना फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ऐसे लिख दीजिए, म्यू इज मोर फॉर मोर रफ सरफेस। जो सरफेसेस जब ज्यादा रफ हैं तो म्यू ज्यादा होता है, एंड म्यू इज लेस फॉर स्मूथर सरफेसेस। जहां चिकनी सरफेस होगी वहां फ्रिक्शन कम मिलेगा, तो हम म्यू कम है। मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन कम है, स्नेक को छोड़ दीजिए। मार्बल फ्लोर पे अगर बहुत चिकना मार्बल होगा तो स्नेक शायद प्रॉपर्ली चल ही नहीं पाएगा, तो जितना सरपट भागता है वो नहीं भाग पाएगा। जितना रफ फ्लोर मिलेगा उसको उतना आसानी से, उतना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा और उतनी तेज वो भाग जाएगा।
आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ गया। म्यू बहुत कम होता है स्मूथ सरफेसेस के लिए, जैसे जैसे घिस घिस के सरफेस स्मूथ बनती जाती है उसका म्यू उतना कम होता चला जाता है। और खैर लिख दीजिए म्यू यूजुअली लाइज बिटवीन 0 and 1। म्यू 0 और 1 के बीच में लाया करता है, दो समटाइम्स इट कैन बी इवन ग्रेटर देन 1। म्यू 0 और 1 के बीच में ही लाया करता है, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कभी कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो सिचुएशन भी अभी हमें डिस्कस करनी नहीं है कि म्यू 1 से ज्यादा कब होता है, क्योंकि उसका जिक्र एनसीईआरटी में है नहीं। म्यू इज ग्रेटर देन 1 समटाइम्स, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाया करती है। इसने भी बड़ी प्यारी सिंपली लिखा है कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज, इसने भी बड़ा अच्छा तो लिखा है। हम अपनी समरी को फिर से लिखेंगे, FL is equal to μs into n और F static is less than or equal to μs into n। ये मैथमेटिकल समरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू μs into n। इक्वल टू भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाया है, ये अप्लाइड फोर्स है, और मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 100 न्यूटन है, तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम है ना, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही तो केस है, मोशन बिगिन नहीं हुआ है। इसलिए कभी कभी हम इसे इक्वल टू तक भी जाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मली तो μs into n से कम ही होगा, पर हाँ वो लिमिट है ना, तो लिमिट तो इक्वल पे आएगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 100 न्यूटन है, तो फिर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी वो आखिरी मौका जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये है कहानी। तो कहता है इफ द अप्लाइड फोर्स F exceeds लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। एफएस मैक्सिमम को मैं एफएल कह रहा हूँ, ये एफएस मैक्सिमम कह रहा है, वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है, बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। ऐसा मैं दोबारा लिखवाता हूँ एक्चुअली, लिखिए डैश करके लिख दीजिए, ऐसे ही चलिए लिख देते हैं। इफ एफ यानी एफ अप्लाइड लिख देते हैं, इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स is greater than fx max। तो मैं ये इसलिए लिखवाया क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है स्लाइड, तो लिख दीजिए then sliding motion begins। slide is the keyword now। अगर applied force limiting friction से ज्यादा है then sliding motion begins। slide is the keyword now। फिर से वो एक्सपेरिमेंट पे चला गया, कहता है it is found experimentally then relative motion has started the frictional force decreases from the static maximum value। फ्रिक्शनल फोर्स that opposes relative motion between surfaces is called kinetic friction। आप हेडिंग दे दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन, हेडिंग दे दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन और इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारा ये कहना है सबसे पहले तो कि जैसा जब मोशन बिगिन हो चुका होता है, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट आती है, और लिख दीजिए once relative motion begins, once relative motion begins then the friction which comes into play is called kinetic friction। Once relative motion begins then the friction that comes into play is kinetic friction। और ये भी कि इस समय स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो स्लाइडिंग मोशन को जो अपोज कर रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहलाता है। लिख दीजिए नाउ स्लाइडिंग हैज बिगन, स्लाइडिंग बिगन हो चुकी है, एंड फ्रिक्शन दैट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन and friction that opposes sliding motion is called sliding friction। वह फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग मोशन को अपोज करता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम Fk के नाम से ही कहेंगे और इसे u(k) into n करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट का फॉर्मूला था लेस देन और इक्वल टू μs into n। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है μs into n, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू μk into n। ये शायद अब तक की कंप्लीट समरी हो गई है, बहुत ही बेहतरीन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो μs into n से कम होगा, अगर रेस्ट वर्ड है तो ये μs into n से कम होगा और अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।
equal to applied force which is trying to create motion. और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो तो इक्वल टू होती है, उसकी तो एक केवल यूनिक वैल्यू है। और अगर मोशन बिगिन हो चुका है तो फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कहते हैं म्यू के इनटू एन। लिख दीजिए वेयर म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर, हाँ बोलिए। सर पहला वाला पॉइंट समझा दीजिए। पहला वाला पॉइंट तो हम बहुत देर से बात कर ही रहे हैं कि जब तक मोशन बिगिन नहीं होता तो जो फ्रिक्शन होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जितना फोर्स आपने बॉडी पे लगाया है मोशन क्रिएट करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की उतनी ही वैल्यू है। उसे इक्विलिब्रियम के कंसिडरेशन से डिसाइड करते हैं। अगर रिलेटिव मोशन बिगिन नहीं हुआ है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और जो अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है। अंटिल मोशन बिगिंस, हमने लिखवाया था इस बात को, अंटिल मोशन बिगिंस फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और जब मोशन बिगिन नहीं हुआ है तो उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो म्यू एस इंटू एन है उससे तो कम ही रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से म्यू एस इंटू एन के बीच में कुछ रहती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू म्यू एस इंटू एन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये सारी बातें आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। लिमिटिंग Sir, and जी mu k is called what, sir? म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Okay, sir. एस का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये नाम जरूर अलग अलग दिए हुए हैं, उसने नाम अलग अलग दिए हुए हैं, पर एक्चुअली न्यूमेरिकल में कभी म्यू एस एक ही म्यू दिया हो ऐसा लिख दीजिए डैश करके। इन अ न्यूमेरिकल इफ ओनली वन म्यू इज गिवन, एक न्यूमेरिकल में अगर एक ही म्यू दिया हो देन इट मे बी यूज्ड एज म्यू एस और म्यू के। तो आप चाहें तो इसे म्यू एस भी मान सकते हैं और आप इसे म्यू के भी मान सकते हैं एज पर द नीड। अगर एक ही म्यू दिया हो न्यूमेरिकल में तो फिर जैसी आपको आवश्यकता हो उसी म्यू, जब भी जहां भी आपको म्यू डालना हो यही वाला म्यू डालिएगा बस। जहां भी आपको म्यू डालना हो बस यही गिवन म्यू डालिएगा। ऐसा लिख दीजिए म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। म्यू के जो है वो म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है। हमें तो खैर वो वैल्यू देंगे तो ही हम उसकी बात करेंगे, वरना हमें उसकी बात करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तो वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती है थोड़ी और इसकी जरूरत पड़ती है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूमेरिकल में। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। न्यूमेरिकल में आप या तो ये डाल सकते हो या ये डाल सकते हो। आप ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम पे यही फॉर्मूला पुट करते हो। खैर मैं आपसे कह रहा था कि म्यू के म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है। इसका रीजन मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, हालांकि हमें इसे वंस अगेन समझने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। उसने कहा है कि जब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। बात यह है कि जब एक्चुअली फ्रिक्शन होता क्यों है ये भी अभी तक इसने बताया नहीं है, कि जो माइक्रोस्कोपिक सरफेसेस पे जो इरेगुलरिटीज होती है ना उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है, उससे ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन वाला। फ्रिक्शन अलग से कोई न्यू फोर्स नहीं है। ये जब माइक्रोस्कोपिक कितनी भी स्मूथ तुम्हें सरफेस दिख रही हो थोड़ी बहुत रफनेस तो होगी, तो उन जो इरेगुलरिटीज है उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जितनी डीप इंटरलॉकिंग होती है उतनी फ्रिक्शन होता है। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ मोशन क्रिएट करने के लिए तो ये इंटरलॉकिंग इसको रोक रहा है, और जब तक मैं इसे तोड़ ना दूं तब तक मोशन बिगिन नहीं होता। वो इंसान डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इसलिए उसने वर्ड यूज कर दिया एक्सपेरिमेंटली, और आपको भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। होता यह है कि जब बॉडी थोड़ा रिलेटिव मोशन हो जाता है ना तो सरफेसेस स्मूथ हो जाती हैं, और स्मूथ हो जाती हैं तब काइनेटिक फ्रिक्शन डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए वंस मोशन बिगिंस, एक बार जब मोशन बिगिन हो जाता है देन इंटरलॉकिंग्स ब्रेक, इरेगुलरिटीज ब्रेक, कुछ इरेगुलरिटीज टूट जाती हैं एंड द सरफेसेस बिकम मोर स्मूथ, और दोनों ही सरफेसेस ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं एंड देयरफॉर म्यू डिक्रीजेस। पर इसके साइड में भी क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में डिस्कशन कहीं दिया नहीं गया है। हमें इस फैक्ट को बस यूज करना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। हमें इसका रीजन के लिए बॉदर नहीं करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी, फिर से लिख दीजिए एक लाइन कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट।
काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। इस पे तो फिर भी 3 स्टार दे दीजिए आप, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। कहता है फर्दर इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो नियरली को हमेशा आप इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो आप साफ साफ लिखिए कि फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कभी किसी न्यूमेरिकल में काम नहीं आता, इसको भी आप क्रॉस लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आप 1 स्टार चाहे तो लगा भी सकते हैं। स्कूल एग्जाम में आ सकता है, नीट या जेई में ये कभी नहीं आएगा। ये नियरली वाले वर्ड्स को हमेशा आप इग्नोर कर दिया करना, नहीं तो आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। नियरली है तो आपको तो आइडियलाइज सिचुएशन ही मानने हैं, अप्रोक्सीमेशन ही मानने हैं, तो मान लीजिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। खैर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है इट सेटिस्फाइज अ लॉ सिमिलर टू दैट फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। और एफके का फॉर्मूला म्यू के इनटू एन हम लिख ही चुके हैं। म्यू के का नाम ये ले रहा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, मतलब वही हार्डनेस एंड रफनेस। As mentioned above, experiments, फिर बात चला गया वो experiments show that mu s is less than mu k, नहीं sorry, mu k is less than mu s when relative motion has begun. The acceleration, ये एक important question है, ये हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि a block of mass m is, चलिए डायग्राम बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये ब्लॉक मास m का है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, and force, applied force is F. Applied force is F and is sufficient to create acceleration in the block. काफी है, acceleration create करने के लिए काफी है। तो calculate the value of acceleration, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 स्टार तो आपको इस पे देना ही चाहिए। अगर मोशन हो रहा है तो अब इसको अपोज कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है एफ के, और शायद इधर हो रहा है एक्सेलरेशन। ये अप्लाइड फोर्स एफ है, और चूंकि मोशन की टेंडेंसी यहाँ है, फ्रिक्शन यहाँ आएगा, फ्रिक्शन यहाँ आएगा, और एक्सेलरेशन तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ऐसा ही लिख दीजिए, लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं तो 5 स्टार देना चाहूंगा। और लिख दीजिए एक्सेलरेशन विल ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर होगा तो, अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा ना। आप एक बक्सा खसकाते हो जमीन पे तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन होता है ना। एक्सेलरेशन लिख दीजिए, एंड इन क्वेश्चंस वी शुड clearly mark the direction of expected acceleration. We should clearly mark the direction of expected or given acceleration. Question जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप दिए गए एक्सेलरेशन की या एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जरूर मार्क करिए। गिवन एक्सेलरेशन की या एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जरूर मार्क करिए, जरूर मार्क करिए। गिवन एक्सेलरेशन की या एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जरूर मार्क करिए। और फिर और भी इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे बता रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन तो शायद आप फ्रिक्शन तो है, चूंकि मोशन हो रहा है इसलिए इसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर मोशन रेस्ट की बात होती तो मैं एफ एस मार्क करता। मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, इसलिए मैं एफ के मार्क करूंगा। खैर वो ऑप्शंस में से आपको अपने आप समझ में आ ही जाएगा कि क्या बात करनी है। क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बहुत सारी बातें आपसे कह देते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे और कह रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है ना, हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट 5 स्टार फिर से दीजिए, फिर से 5 दीजिए। एक लिखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन 5 स्टार फिर से लगाइए। इसको आप याद नहीं रखेंगे तो 2-4 बार दिक्कत आएगी आपको, याद रखेंगे तो एफर्टलेस हो जाएंगे सवाल। बड़े मजेदार सवाल हैं, बड़े प्यारे सवाल हैं, बहुत ही एंजॉइंग सवाल हैं। लिख दीजिए कि फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर गिवन पॉजिटिव साइन। ए की जो डायरेक्शन में फोर्स है उसे हम पॉजिटिव साइन देते हैं, एंड फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए आर गिवन नेगेटिव साइन। ये साइन कन्वेंशन है। जो आपने पहला पॉइंट लिखा था उसे स्टेप नंबर 1 लिख दीजिए कि ए की डायरेक्शन जरूर मार्क किया करिए सवाल में। एक्सपेक्टेड या गिवन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जरूर मार्क किया करें। दूसरा पॉइंट था साइन कन्वेंशन वाला, उसे नंबर 2 डाल दीजिए।
कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव साइन दीजिए और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है उसे नेगेटिव साइन दीजिए। और नंबर 3 पे आ जाइए, नंबर 3 पे आ जाइए कि नाउ अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब नेट फोर्स में ये इसको पॉजिटिव लीजिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इसे नेगेटिव लीजिए, उसको ma के, तो ये जो है वो f माइनस एफ के बाय एम आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें दम लगाइए। सबसे पहले गिवन या एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मार्क करिए, फिर इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव कहिए, इस एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है उसे नेगेटिव कहिए, और थर्ड स्टेप में नेट फोर्स को ma से इक्वेट कर दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ। और नेट फोर्स के नाम पे F और Fk का रिजल्टेंट ही तो आपको बताना है। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इन्हीं का तो रिजल्टेंट बताना है। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है उसे पॉजिटिव कहिए, जो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है उसे नेगेटिव कहिए। बस ये चीजें आप रिवाइज नहीं करते हैं तो वीक पड़ जाती हैं, फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वरना इतने ही तो अच्छे तगड़े सवालों में कहलाता है। अभी तो सबको सब समझ में आता है, पर रिवीजन के अभाव में ये चीजें आपकी वीक पड़ जाती है, फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, फिर 2 महीने बाद आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो कहाँ कुछ भी हो पाएगा। अगर बैकलॉग होता गया तो ड्रॉप पक्का है, रोक नहीं पाएगा उसे कोई भी। तो बढ़िया सुंदर उसने बात की है। ये इसको हम बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में ही उसने एक क्वेश्चन निपटा दिया। तो जो टेक्स्ट नहीं पढ़ता है उसका ये क्वेश्चन मिस हो जाता है और ये फिर पेपर में जरूर आता है। तो खूब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने टेक्स्ट में ही उठा के न्यूमेरिकली सॉल्व करा दिए। कहता है first relative motion has begun, the acceleration of the body according to second law is f minus fk by m, वो हमने प्रूव कर ही दिया है। कहता for a body moving with constant velocity, तो ये अगली लाइन में फिर से आप 3 स्टार लगा के लिख दीजिए, for a body moving with constant velocity f is equal to fk। मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन आप अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो a को 0 ले लेंगे ना आप, इसी में कर सकते हैं आप। if a body moves with if the above body moves with constant velocity then a is equal to 0, so f is equal to fk। ठीक है। कहता है if the applied force on body is removed its acceleration is minus fk by m। अगर तुम f को 0 कर दोगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। हालांकि ये सही है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम अप्लाइड फोर्स ही 0 कर दोगे, अच्छा शायद वो ये कह रहा है कि ठीक है कि बॉडी में वेलोसिटी आई हुई थी और फिर मैंने अचानक अप्लाइड फोर्स को 0 कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर से डायग्राम बना लीजिए। फिर से डायग्राम बना लीजिए और लिख दीजिए, ए को भी हम मिटा देते हैं, लिख दीजिए कि इन द अबव डिस्कशन इन दिस क्वेश्चन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन 0 का ये भी तो मतलब होता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नाउ सडनली f is removed, calculate the distance after which the body will come to rest। Calculate the distance traveled by the body after which it will come to rest। अब बॉडी में एक इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, वो इनिशियल वेलोसिटी लगता है मुझे v का नाम देना पड़ेगा, तो आपको सवाल में फिर से लिखना पड़ेगा कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। इस सिचुएशन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकती है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का भी मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो बस मुझे पता है कि f माइनस एफ के इज इक्वल टू ma, ये का फॉर्मूला है f माइनस एफ के बाय m। अगर मैं f को 0 डाल दूंगा तो a हो जाएगा माइनस एफ के बाय m। जैसे आप अप्लाइड फोर्स हटाएंगे ना
तो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन बॉडी में रिटार्डेशन पैदा करेगा। लिख दीजिए, as soon as the applied force is removed, as soon as the applied force is removed, friction will tend to destroy the initial motion. जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे तो फ्रिक्शन ये जो इनिशियल मोशन था बॉडी में उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन विल टेंड टू डिस्ट्रॉय इनिशियल मोशन। ठीक है, बस। और अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो शायद मैं इक्वेशन पे जाऊंगा। मेरे ख्याल से v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, मे बी v, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, और एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है -fk/m × s, इससे s निकल आएगा। ऐसे छोटे सवाल को डेफिनेटली वेरी करके दे ही सकते हैं आपको। इस सवाल को आप इनिशियली मत रिवाइज कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि बस हमें तो जहां एक्सेलरेशन डायरेक्ट दे देगा वहां हम ये करेंगे कि अगर डिस्टेंस की बात है, टाइम की बात ही नहीं है, तो न तो v = u + at लग सकता है, न v² = u² + 2as लग सकता है। अगर डिस्टेंस की बात है तो एक ही फॉर्मूला मेरे पास बचता है, v² = u² + 2as, और फिलहाल a फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस रिटार्डेशन है जिसकी वैल्यू -fk/m है। फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, जो भी आना है। हम उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी तो कहते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख लीजिए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉप भी एक की वर्ड है आपको, जो न्यूमेरिकल में जब वर्ड स्टॉप मिल जाता है तो आपकी बत्ती जल जाती है कि करना क्या है। स्टॉप मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉप का मतलब है इसी इक्वेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाती हैं चीजें। बस, तो फाइनली थोड़ी देर बाद बॉडी रुक जाएगी, और टाइम पूछता तो मैं v = u + at से निकाल लेता। स्टॉपिंग टाइम लिख दीजिए एक बार, फिर स्टॉपिंग टाइम भी निकाल लेते हैं। स्टॉपिंग टाइम में v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल को u ही लिखता हूँ, और बस a को ऐसे ही लिखता हूँ। स्टॉपिंग टाइम = u/a, स्टॉपिंग डिस्टेंस = u² / 2a, जहां मैं एक नेगेटिव साइन डाल चुका हूँ। इन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं, आप चाहें तो। न्यूमेरिकल्स अगर आपको तकलीफ देते हैं तो आप फॉर्मूले बना सकते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करता, फिर भी आप इस पे 5 स्टार दे सकते हैं। स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता है u/a, हालांकि डेरिवेशन से ही बार बार कीजिए। और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u² / 2a। a का नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब दोबारा मत डाल दीजिएगा। बस, अब वो एक लास्ट पैराग्राफ ये कह रहा है, the laws of friction given above do not have the status of fundamental laws like those for gravitation, electric and magnetic force। यार, ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये तो जुगाड़ वाले लॉज हैं। तुमने कह दिया कि साहब ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और तुमने बोल दिया कि ये सेल्फ एक्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप पैदा हो जाता है। ये कोई फिजिक्स पढ़ रहा है क्या कि अपने आप पैदा हो जाता है? सेल्फ एक्टिंग है। वो कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शन के लॉज हमने पढ़े हैं, ये स्टेटस इनका फंडामेंटल लॉज नहीं है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तुमने उसके पीछे का फिनोमेना समझाया ही नहीं है। ऐसे ही तुमने तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन को लॉ बना दिया कि दे आर एम्पिरिकल रिलेशंस दैट आर ओनली अप्रोक्सीमेटली ट्रू। ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड को हमेशा इग्नोर करेंगे, हम तो मानेंगे ये एग्जैक्टली ट्रू है। अगर आपने अप्रोक्सीमेटली पे ध्यान दे दिया तो आपका अपने फॉर्मूलों में से कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो ये बातें एनसीईआरटी की इग्नोर करनी होंगी आपको। कहता है, दे आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस एंड मैकेनिक्स। भाई, हम तो अप्रोक्सीमेशंस ही तो सारे पढ़ रहे हैं, हम तो सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और हम फ्रिक्शन को पिक्चर में लेने लगेंगे तो पीएचडी कर रहे हैं कि 11वीं के बच्चे। हम तो अप्रोक्सीमेशन को ही एग्जैक्ट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का ये फर्ज है कि बताना अप्रोक्सीमेशन है, पर आप उस चक्कर में अपना कॉन्सेप्ट कमजोर मत कीजिएगा। आप बोलिएगा कि हम तो अप्रोक्सीमेशंस को ही एग्जैक्ट मान के ही सारी फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुए हैं हम अभी। पूरी जिंदगी पढ़िए, जिनको फिजिक्स में हायर क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनकी बातें करेंगे। आप अप्रोक्सीमेशंस को ही एग्जैक्टनेस मानिएगा हमेशा, कभी भी उनसे आप अपना कॉन्सेप्ट कमजोर मत करिए।
कहता है thus when two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other. Friction by definition is the component of contact force. आप हेडिंग दे दीजिए contact force. अभी थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा है. अभी तक तो उसने ऑब्जर्वेशन को ही लॉ बना दिया था कि अपने आप ही पैदा हो जाता है और इसका मैग्नीट्यूड भी अपने आप ही सेल्फ एडजस्टिंग है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में. ये फिजिक्स थोड़ा ही है. हेडिंग दे दीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स. अब क्या होता है कि ग्राउंड पे जब एक बॉडी रखी तो mg ये आया और ये नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन जो आया ना वो ग्राउंड से आया और इस कांटेक्ट के कारण आया. अगर ये कांटेक्ट नहीं होता तो मैं mg अपना इस पे नहीं लगाता, मैं mg नहीं लगाता और n नहीं आता. ये कांटेक्ट के कारण. ऊपर से जब आपने वो फोर्स लगाया मोशन क्रिएट करने के लिए तो यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा है ये भी तो ग्राउंड से आ रहा है, ग्राउंड के कांटेक्ट के कारण आ रहा है. तो कांटेक्ट फोर्सेस दो होते हैं. डायग्राम बना दीजिए चाहे तो और फिर लिख दीजिए. In this discussion there are two contact forces which arise due to contact between the block and the ground. दो contact forces हैं which have come into play due to contact between the block and the ground. Number one है normal reaction. ग्राउंड के कांटेक्ट से ही ये पैदा हुआ है. कांटेक्ट नहीं होता तो ना एक्शन होता ना रिएक्शन होता और ग्राउंड से ही फ्रिक्शन आया है. ये भी कांटेक्ट फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स ही है. तो ये देखिए जो एन और एफ का नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है एक्चुअली उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं. फिर से देख लीजिए क्या लिखा है आपने. आपको लिखना होगा कांटेक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स. नंबर वन नॉर्मल रिएक्शन एंड नंबर टू फ्रिक्शन. और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए द रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ. द रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ इज कॉल्ड द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स. एन और एफ के रिजल्टेंट को रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है बिटवीन द टू बॉडीज. एन और एफ के रिजल्टेंट को रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है दो बॉडीज के बीच में. ऐसा हम डायग्राम दोबारा बना सकते हैं. हम चाहें तो ये बना सकते हैं कि भाई इधर कहीं एन आ रहा है, इधर कहीं एफ आ रहा है. ऐसा भी बना सकते हैं. तो ये जो है ये कांटेक्ट फोर्स है. एफ सी का नाम दे देता हूँ, एफ सी का नाम दे देता हूँ. एक फोर्स ये है, यहाँ से मार्क किया तो यहाँ भी मार्क कर ही सकता हूँ और ये फोर्स यहाँ मार्क किया तो इसके पैरेलल में डिस्प्लेस कर ही सकता हूँ. ये कांटेक्ट फोर्स है. हमें इस तरह से डायग्राम को देखने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं. पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन है और इस कांटेक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन है. ये वर्टिकल, ये इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल से मिलकर ही तो ये बना है. अब मैं उल्टा रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. तो मैं कह रहा हूँ इसको रिजॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक ये आएगा और एक ये आएगा. ऐसी कुछ बात कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. मैंने तो इनपे एक भी स्टार नहीं दिया है फिलहाल. कहता है when two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other. Friction by definition is component of the contact force parallel to the surface bond. इसको अलग से लिख दीजिए, अलग से लिख दीजिए. Friction is the component of contact force. Friction is the component of the contact force parallel to the surfaces in contact. बस. तो इसकी फिलहाल हम कोई और ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. न्यूमेरिकल में कभी कभी वो आपसे कह सकता है कि कांटेक्ट फोर्स का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए. अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेसेस इन कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल हैं तो मतलब फ्रिक्शन पूछ रहा है. तो मैं इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा. जब इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप सोचेंगे अभी ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. हाँ मैं ये आपको जरूर कहूँगा कि जब हम जमीन पे चलते हैं ना, जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम जमीन पे अपना पैर ऐसे एक्चुअली एंगल पे मारते हैं. एक्शन हम एंगल पे लगाते हैं तो हमें रिएक्शन भी एंगल पे मिलता है. और रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमें जमीन से मिलता है वो फ्रिक्शन. ये लाइन वैसे डैश करके लिखवा देता हूँ, ये ज्यादा काम की है बल्कि.
क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, हाउ डज अ पर्सन वॉक ऑन अ फ्लोर, हाउ डज अ पर्सन वॉक ऑन अ रफ फ्लोर। एक पर्सन रफ फ्लोर पे कैसे वॉक करता है उसको आप लिख दीजिए, स्टेप्स स्ट्राइक द अर्थ एट एन एंगल। जो उसके चलने से जो उसके स्टेप्स हैं वो एक एंगल पे स्ट्राइक करते हैं, स्टेप जो है वो एक एंगल पे स्ट्राइक करते हैं। So the reaction of the ground is also at an angle. Reaction भी एंगल पर है। ये हमने एक्शन मारा और यहाँ रिएक्शन मिलता है, ये रिएक्शन मिलता है, ये हमारा एक्शन। हम जमीन को एंगल पे मारते हैं, थोड़ा सा घोड़ा चलता है तो घोड़े की टाप पीछे जाती है ना, घोड़े को तो ऐसे ही दिखाते हैं, ये मारता है ऐसा एंगल पे, फोटो में घोड़ा ऐसा ही होता है, ये मारता है, ये एंगल पे मारता है, ये रिएक्शन है। बस आप आगे लिख दीजिए कि horizontal component of normal reaction, बस horizontal component of reaction of ground, horizontal component of reaction of ground is friction. ग्राउंड के रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन है, और यही फॉरवर्ड फोर्स है पर्सन की एफबीडी में। अगर यहाँ पर्सन को मैं बनाऊं, पर्सन को भी हम एक ब्लॉक के रूप में ही बनाते हैं, पर्सन के एफबीडी में एकमात्र फॉरवर्ड फोर्स फ्रिक्शन का है, तो वही उसको चला रहा है। लिख दीजिए आगे, द ओनली फॉरवर्ड फोर्स इन द एफबीडी ऑफ पर्सन, द ओनली फॉरवर्ड फोर्स इन द एफबीडी ऑफ मैन इज फ्रिक्शन। The only forward force in the everyday of man is friction, and therefore the man moves forward. Person moves forward. मतलब साफ है कि यहाँ मोशन फ्रिक्शन ने पैदा किया है। फ्रिक्शन को हमने हमेशा से विलन माना है, हमको लगता है फ्रिक्शन हमेशा मोशन अपोज करेगा, पर यहाँ पर अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आदमी के एफबीडी में और कोई फोर्स है भी नहीं। इस नॉर्मल रिएक्शन का, इस रिएक्शन का एक कंपोनेंट ये आएगा और ये आएगा, इसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं कहते, सॉरी, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। इसके रिएक्शन का एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, आदमी के एफबीडी में सिवाय फ्रिक्शन के और कोई फॉरवर्ड फोर्स है भी नहीं, तो मैन वॉक्स ड्यू टू फ्रिक्शन। पर्सन जमीन पर जो चलता है वो फ्रिक्शन के कारण चलता है। मैंने तो आपको बताया जितनी भी वस्तुएं जमीन पे चलती हैं वो सब फ्रिक्शन के कारण चलती है। जब हम एक गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का एक्सीलरेटर देते हैं ना, तो पीछे का पहिया जाके जमीन को पीछे मारता है, पीछे स्किड मार्क्स पड़ते भी हैं, पीछे का पहिया जाके जमीन को पीछे मारता है, जमीन गाड़ी पहिए को आगे मारती है और इसलिए गाड़ी आगे चलती है। ये बातें डायरेक्ट एनसीईआरटी में डिस्कस है नहीं, तो हम भी इनको ज्यादा बात करेंगे नहीं, पर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप कोई भी गाड़ी एक्सीलरेट करते हो तो, और कम से कम पीछे के पहिए तो जमीन को पीछे मारते ही हैं, तो जमीन पे हम एक्शन पीछे लगाते हैं, जमीन हम पे रिएक्शन आगे लगाती है, और इस रिएक्शन का नाम फ्रिक्शन है, और हम फ्रिक्शन के कारण ही आगे चलते हैं। ये ठीक है, इसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट लिखिए और लिखिए फ्रिक्शन, क्वेश्चन के रूप में लिखिए, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस मोशन, ट्रू या फॉल्स। आंसर है फॉल्स, और इसने साफ साफ लिखा है नोट दैट इट इज नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस। ये बात समझने लायक बड़ी खतरनाक हो जाएगी, टफ हो जाएगी, पर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने तो देखा कि कार, ट्रक, बैलगाड़ी, सांप, हम जमीन पे जितनी भी चीजें चल रही हैं जमीन पे, सब फ्रिक्शन की बदौलत ही चल रही है। तो फ्रिक्शन हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हमारा सहारा है, वो विलेन नहीं है। उसको विक्टिमाइज किया गया है बस जबरदस्ती के। स्टेटमेंट साफ साफ लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए बल्कि, फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसके साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट। ये एग्जामों में कोई पूछता नहीं। हाँ चलिए, इसने बड़ा प्यारा समझाया है, मैं आपको मजा आएगा इसे समझाने में,
रिलेटिव मोशन को ये समझा रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। कहता है कंसिडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन दैट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, वही बात आ गई। एक बॉक्स ट्रेन में रखा है और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, इट इज इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग विद द ट्रेन। भाई एक बॉक्स ट्रेन में रखा है और मैं ट्रेन में ही बैठे देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है बॉक्स रेस्ट पे, पर जमीन पे जो आदमी खड़ा है वो तो ये देख रहा है ट्रेन भी दूर जा रही है, और वो तो ये देख रहा है बॉक्स भी दूर जा रहा है। तो अगर मेरी नजर सिर्फ बॉक्स पे है तो मैं ये तो कहूंगा कि बॉक्स तो मुझसे दूर जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन ट्रेन का है वही बॉक्स का भी है। तो बॉक्स को एक्सेलरेट कर कौन रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि बॉक्स पे फ्रिक्शन के सिवा और कोई फोर्स तो लग भी नहीं सकता। मैंने तो बॉक्स पे कोई फोर्स लगाया नहीं, बस मैंने तो ले जाके ट्रेन में धर दिया उसको, बस्ते को, अपने ब्रीफकेस को, सूटकेस को, और वो ट्रेन के साथ चला जा रहा है। आप कहोगे मैंने चेन वेन से बांध दिया, जंजीर लगा दी, वो सब बात की बातें हैं। मेजर चीज है नीचे से उसको जो फ्रिक्शन आ रहा है वो इसको साफ ले जा रहा है। सूटकेस जो आपने ट्रेन में रखा है वो अगर ट्रेन के साथ जा रहा है, जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब भैया फोर्स है ना इस पे, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब फोर्स है। कहता है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, कंसिडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन दैट इज एक्सेलरेटिंग। मैं आपको बल्कि तो एक क्वेश्चन के रूप में देता हूँ, आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए। A box is kept in a moving train. A box is kept in a moving train. Full stop लगा के लिख दीजिए। The box is stationary. The box is always stationary with respect to the train. जो बॉक्स है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। बॉक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। फिर आगे लिख दीजिए, at an instant acceleration of the train is 5 meters per second square. At an instant acceleration of the train is 5 meters per second square. किसी इंस्टेंट पे ट्रेन का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक इन द बॉक्स एट दैट इंस्टेंट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द बॉक्स एट दैट इंस्टेंट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द बॉक्स एट दैट इंस्टेंट। कुछ कहा तो नहीं है मैंने, आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड वी विल अज्यूम दैट, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड वी विल अज्यूम दैट वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ ना नहीं कहा गया है तो ये मानना पड़ेगा आपको कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मांगा जा रहा है। मतलब एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, एज सीन बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक आदमी स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, ट्रेन साइड से आके निकल गई, उसको बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? तो वो तो कहेगा कि लिख दीजिए, फॉर द ऑब्जर्वर द बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेन। ऑब्जर्वर के लिए जो बॉक्स है वो ट्रेन का ही तो एक पार्ट है, ट्रेन का अंग है वो। एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन नहीं होता ना, लिख दीजिए, here the box can be considered to be connected to the train. Here the box can be considered to be connected to the train. और ब्रैकेट में लिख दीजिए, हम ये मान सकते हैं कि जो बॉक्स है वो ट्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए the connecting link is friction. जो लिंक है वो फ्रिक्शन है। नीचे से जहाँ सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, वहाँ ऐसे आ रहा है, ये इसने ये जोड़ बना लिया, ये कील जैसा काम कर रहा है फ्रिक्शन। जो कनेक्टिंग लिंक है वो फ्रिक्शन है। और अगली लाइन में 5 स्टार लगा के लिख दीजिए, फॉर कनेक्टेड बॉडीज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम। ये लाइन आपके बड़े काम आएगी। जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनमें, कनेक्टेड बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन, जो कनेक्टेड बॉडीज हैं जिनमें रिलेटिव मोशन नहीं है उनमें तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है। ये लाइन आपके बहुत काम आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी लिख दीजिए। जो कनेक्टेड बॉडीज हैं जिनमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है उनमें एक्सेलरेशन सेम होता है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो ये आगे पीछे रह जाते। मैं अगर यहाँ से दौड़ना शुरू कर दूं तो मेरे आंख, नाक, हाथ, कान, पैर सब साथ चलते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो सेम, तभी तो इनमें सेम, हर इंस्टेंट पे सेम एक्सेलरेशन है। अगर इनमें डिफरेंट एक्सेलरेशन होता तो एक कान मेरा पीछे ही रह जाता। तो रिजिड लिंक है, बढ़िया लिंक है, और फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। मेरे कान को खुद के एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स चाहिए वही उसे फोर्स मिल रहा है, तब जब वो मेरी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो कनेक्टेड बॉडीज में एक्सेलरेशन सेम होता है, बस इतना ही आप फिलहाल ध्यान रखिए। आगे कह रहा है, द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटेड टू द ट्रेन, इट इज इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग विद द ट्रेन। वही बात इसने बोली है
कि जो बॉक्स का एक्सेलरेशन है वही ट्रेन का भी है, रादर जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वो बॉक्स का भी है। व्हाट फोर्सेस कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स? तो हम जानते हैं कि सिवाय फ्रिक्शन के और कोई मोशन क्रिएट कर ही नहीं सकता। या तो आप धक्का लगाते हुए कोई दिखे तो वो फोर्स ले जा रहा है, और नहीं तो फिर फ्रिक्शन। जो आपको नहीं दिखता वो फ्रिक्शन है। Clearly, the only conceivable force in the horizontal direction is the force of friction. If there were no friction, the floor of the train would slip by and the box would remain in its initial position due to inertia. बस अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ट्रांसमिटिंग लिंक ना होता, ट्रेन तो आगे निकल जाती, बॉक्स वहीं का वहीं पड़ा रह जाता और पीछे कहीं टकरा जाता। मान लीजिए कि ट्रेन में कोई कंपार्टमेंट कुछ नहीं है, स्मूथ ट्रेन है और पूरी खाली है, कोचेस भी नहीं है, बस उस पर जो बेस ही है बस केवल। तो जब तक पीछे टकरा नहीं जाएगा तब तक एक्चुअली ट्रेन आगे निकल जाएगी, इसको कोई फोर्स नहीं मिलेगा तो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे ही रहेगा और पीछे कहीं आके टकरा जाएगा। उस बात को भूल जाइए, उस बात को ध्यान मत दीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर फ्रिक्शन है तो ही ये साथ चल पा रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं है इस पर, और फोर्स नहीं है तो वहीं पड़ा रहेगा इनर्शिया के कारण। ट्रेन का जो बेस है, जो ट्रेन की बॉडी है, वो ट्रेन का एक पार्ट है, तो वो तो इंजन जो फोर्स डेवलप कर रहा है उसके कारण ट्रेन तो आगे चली जाएगी। पर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो फोर्स इस बॉक्स को ट्रांसमिट नहीं होगा, तो बॉक्स इनर्शिया के कारण वहीं पड़ा रहेगा। जब इस पे कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, जब फोर्स है तो वहीं पड़ा रहेगा, ट्रेन आगे निकल जाएगी। ठीक है। If there were no friction, the floor of the train would slip by and the box would remain at its initial position due to inertia and hit the back side of the train. खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, आपको तो बढ़िया वही सीखना है कि बॉक्स में एक्सेलरेशन कितना, जब ट्रेन में 5 है तो बॉक्स में कितना। This impending relative motion is opposed by static friction Fs. Static friction provides the same acceleration to the box as that of the train, keeping stationary related to train. वही सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर से लिख दीजिए डैश करके कि static friction provides the same acceleration to the box as that of the train. Static friction है वो, जब क्योंकि relative motion नहीं है इसलिए friction का नाम static friction है। मैं अभी तक खाली friction कह रहा था पर actually static friction है। Static friction जो है वो relative motion को prevent करके रखा है और इसलिए उसने static friction में वो acceleration provide किया है। Important बात ये है कि friction forward है कि backward है। तो फिर से लिख दीजिए कि in the above question friction acting on the box is forward or backward. इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन बॉक्स पे एक्ट कर रहा है वो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? तो जवाब है फॉरवर्ड, तभी तो बॉक्स आगे जा रहा है फॉरवर्ड। बैकवर्ड होता तो बॉक्स पीछे जाता है, बॉक्स आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन ही उसे आगे ले जा रहा है। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ तो है, इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेन है और इसमें ये बॉक्स है। अब आपको ये देखना है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए रिलेटिव मोशन अगर रिलेटिव मोशन होता तो सपोज ये बॉक्स आगे जा रहा है, मान लीजिए ये ट्रेन सपोज रेस्ट पे है और बॉक्स आगे जा रहा है, तो जब आप ट्रेन से खड़े होकर देखोगे ना, ट्रेन पे देखोगे तो आपको लगेगा बॉक्स आगे जा रहा है। अब ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स आगे जा रहा है तो ट्रेन और बॉक्स में रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर मैं बॉक्स पे खड़े हो जाऊं, सपोज ये ट्रेन रेस्ट पे है और मैं बॉक्स पे खड़े हो जाऊं, तो मैं ये कहूंगा कि बॉक्स आगे नहीं जा रहा, मैं कहूंगा कि ट्रेन पीछे जा रही है। कुल मिला के आपको तो ये देखना पड़ेगा कि आप किसी एक चीज पे खड़े हो जाइए और ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स में रिलेटिव मोशन देखिए। यहाँ पे चलिए हम एक बात करते हैं कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स में मोशन अगर होता तो पीछे होता ना, नेचुरल टेंडेंसी तो पीछे थी ना, तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी पीछे थी, इसलिए बॉक्स का फ्रिक्शन आगे था। ये बात है, ऐसा डैश करके लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको तंग भी करेगा, आप ऐसा डैश करके लिख दीजिए आप तो कि impending motion in the box due to inertia, impending motion in the box due to inertia with respect to train is backwards. बॉक्स अगर जाता तो पीछे जाता, बॉक्स अगर जाता तो पीछे जाता,
and therefore friction on the box acts forward. Box पे जो friction है वो forward काम कर रहा है, because friction opposes relative motion. बस, because friction opposes relative motion. ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ट्रेन के रिस्पेक्ट में नेचुरल टेंडेंसी तो बॉक्स के पीछे जाने की ही थी, मैंने तो ले जाके रख दिया और ट्रेन चलती तो ये पीछे जाता. टेंडेंसी होती पीछे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स पीछे जाता. ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन बैकवर्ड है और फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन को अपोज करना है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड जाता है. ये कहानी है. मेरे हिसाब से तो मैं I conclude my discussion for now.